वेलकम बैक दोस्तों। जैसा कि हमने लास्ट टाइम एम एम पी सी 00014 एम एम पी सी 14 डिस्कस किया था, तो आज अपन ने एम एम पी सी 008 का बनाया है, तो चलो वो ये डिस्कस करते हैं। पिछली बार इंग्लिश थोड़ी ज़्यादा बोलती थी, इस बार थोड़ा टिपिकल इसको हिंदी में ज़्यादा समझेंगे, अपनी दिल्ली वाली भाषाओं में समझने की कोशिश करेंगे इस एग्ज़ाम्स को। ठीक है, तो पहला अपना क्वेश्चन क्या है। मेन मेमोरी होल्ड्स द प्रोग्राम एंड डेटा रिक्वायर्ड बाय द सी पी यू फॉर कैरिंग आउट its operations. Explain in view of the statement the meaning and types of main memory. ठीक है, हिंदी में बात करते हैं। सोचो आपने अपना लैपटॉप या कंप्यूटर ऑन किया, अब आपने क्रोम खोला, एक गेम चालू किया या वर्ड में कुछ लिखना स्टार्ट किया, तो ये सब काम करने के लिए कंप्यूटर के दिमाग यानी CPU सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट को डेटा और इंस्ट्रक्शन चाहिए होते हैं। लेकिन CPU खुद डेटा स्टोर नहीं करता, उसके पास स्टोरेज का सिस्टम नहीं होता, उसको डेटा चाहिए होता है किसी और जगह से, और वही मेन मेमोरी का रोल शुरू होता है। तो मेन मेमोरी क्या करती है? मेन मेमोरी एक टेम्परेरी स्टोरेज स्पेस होती है जो CPU को जल्दी एक्सेस करने के लिए बनाई गई होती है। जब भी कोई प्रोग्राम रन होता है तो उसके डेटा और इंस्ट्रक्शन सबसे पहले मेन मेमोरी में लोड होते हैं। CPU वहीं से उन्हें एक्सेस करके प्रोसेस करता है। आप ऐसे सोच लो, मेन मेमोरी एक टेबल जैसा है जहां CPU काम करते वक्त अपने सामान, डेटा एंड प्रोग्राम्स रख के काम करता है। जब तक काम चालू है सामान टेबल पे है, जैसे ही लाइट चली गई या कंप्यूटर बंद किया, टेबल साफ। इसीलिए मेन मेमोरी को वोलेटाइल मेमोरी भी कहते हैं। इसका मतलब अगर पावर चली जाए तो सब डेटा डिलीट हो जाता है। मेन मेमोरी के दो मेजर टाइप्स, राम लखन, दो मेजर भाई कौन हुए? राम और रोम। लखन नहीं, राम और रोम, रोम को लखन मान लेना, ठीक है। तो राम क्या होता है? रैंडम एक्सेस मेमोरी। राम के नाम से याद रखना, चाहे रैम के नाम से याद रखो, जैसा भी आपको सही लगे याद रखना, ठीक है। राम राम हिंदी वाले बोलते हैं, रोम रोम हमारे अपने हरियाणवी भी भाई, ठीक है। तो रैंडम एक्सेस मेमोरी, ये मेमोरी सबसे इम्पॉर्टेंट होती है जब कंप्यूटर काम कर रहा होता है। जब आप कोई भी प्रोग्राम या फाइल ओपन करते हैं वो रैम में लोड होती है ताकि CPU उसे फास्ट एक्सेस कर सके। फीचर्स ऑफ रैम, भाई वोलेटाइल मेमोरी होती है, पावर ऑफ होते ही सब उड़ जाता है, फास्ट होती है, CPU इससे ईजिली डेटा ले पाता है। टेम्पररी मेमोरी कहलाती है, जितनी ज़्यादा रैम होगी सिस्टम उतना स्मूथ चलेगा, मोर मल्टीटास्किंग होगा। भी कहते हैं ना, रैम की साइज़ बढ़ा दो, जितनी रैम साइज़ बढ़ती रहती है उतना ही सिस्टम महंगा होता जाता है। टाइप्स ऑफ रैम, दो तरह की रैम होती है, एक तो DRM डायनामिक रैम, ये थोड़ी स्लो होती है और रिफ़्रेश करनी पड़ती है बार बार, चीप होती है और ज़्यादा क्वांटिटी में मिलती है। फिर आती है अपनी स्टैटिक रैम, फास्ट होती है लेकिन महंगी होती है, इसका यूज़ CPU के कैश मेमोरी में होता है। एग्ज़ाम्पल, आपने फ़ोटोशॉप खोला और उसके साथ YouTube भी चालू किया, दोनों प्रोग्राम्स रैम में लोड होंगे ताकि CPU उन्हें जल्दी से प्रोसेस कर सके। बहुत सिंपल शब्दों में समझाया है मैंने, अब इसकी इंग्लिश बना के चाहे आप लिख लेना, कैसे भी करना, बट हो जाएगा। इससे आसान भाषा में शायद ही कोई समझा पाएगा आपको। अब इसके बाद आया अपना कौन सा दूसरा ऑप्शन, दूसरी मेन मेमोरी कौन सी हुई है अपनी? ROM, रीड ओनली मेमोरी। रोम, रोम रोम भाई, रोम वी वो मेमोरी होती है जिसमें परमानेंट डेटा होता है। ये डेटा मोस्टली मैन्युफैक्चरर के द्वारा डाला जाता है, जैसे सिस्टम स्टार्ट होने के इंस्ट्रक्शंस। फीचर्स ऑफ रोम, नॉन वोलेटाइल मेमोरी, पावर जाने के बाद भी डेटा सेफ रहता है। इसमें जो डेटा होता है वो जनरली सिर्फ रीड किया जा सकता है। बूटिंग प्रोसेस या BIOS इंस्ट्रक्शन रोम में होते हैं। टाइप ऑफ रोम, PEROM प्रोग्रामेबल रोम, एक बार प्रोग्राम हो गया तो चेंज नहीं हो सकता। EPROM इरेजेबल प्रोम, स्पेशल UV लाइट से इरेज करके दोबारा प्रोग्राम किया जा सकता है। EEPROM ये कैसा होता है? इलेक्ट्रिकल इरेजेबल प्रोग्राम रोम, इलेक्ट्रिकल सिग्नल से इरेज करके अपडेट किया जा सकता है। आजकल के मॉडर्न कंप्यूटर में ये कॉमन है। एग्जाम्पल, जब आप कंप्यूटर ऑन करते हैं जो ब्लैक स्क्रीन आती है BIOS वाली, वो इंस्ट्रक्शंस रोम से ही आती है। कंक्लूजन, भाई सिंपल सी बात है, CPU खुद कुछ स्टोर नहीं करता, उसको चलाने के लिए डेटा चाहिए होता है।
प्रोग्राम्स का जो मेन मेमोरी प्रोवाइड करती है। रैम से टेम्पररी डाटा मिलता है जो सीपीयू तब यूज़ करता है जब प्रोग्राम चल रहा होता है। रोम से सिस्टम का एसेंशियल इंस्ट्रक्शन मिलते हैं जैसे बूटिंग, बियोस एट्सेट्रा। तो बिना मेमोरी के सीपीयू काम नहीं कर सकता। ये उसका राइट हैंड जैसा है, फास्ट, रिलायबल और हमेशा रेडी। अब अपन पढ़ते हैं दूसरा क्वेश्चन। व्हाट आर द वेरियस वेज ऑफ असेसिंग द वैल्यू ऑफ इंफॉर्मेशन, एक्सप्लेन एनी 4 मेथड्स इन ब्रीफ। चलो बात करते हैं इसके बारे में। इंट्रोडक्शन। वैल्यू ऑफ इंफॉर्मेशन का फंडा क्या है। दिल्ली में कोई काम करने से पहले लोग ये देखते हैं इसका फ़ायदा क्या है। वैसे ही किसी भी ऑर्गेनाइजेशन, बिजनेस या इंसान के लिए इंफॉर्मेशन का वैल्यू तभी होता है जब उससे कोई डिसीजन लिया जा सके, कोई फ़ायदा हो या कोई प्रॉब्लम सॉल्व हो। ज़रूरी नहीं कि हर इन्फॉर्मेशन वैल्यूबल हो। जैसे व्हाट्सएप में मीम्स मिलते हैं, वो एंटरटेनिंग तो होते हैं पर उनका बिजनेस डिसीजन में कोई यूज़ होता है। इसलिए वैल्यू ऑफ इंफॉर्मेशन का मतलब है कितना यूज़फुल, रिलेवेंट और टाइमली है वो डेटा या इन्फॉर्मेशन। अब चलिए देखते हैं कौन कौन से तरीके होते हैं इन्फॉर्मेशन का वैल्यू असेस करने के। यहाँ पर हम 4 इंपॉर्टेंट मेथड डिस्कस कर लेंगे। दिल्ली के लोग सबसे पहले ये देखते हैं खर्चे के बदले में क्या मिला। वैसे ही ऑर्गेनाइजेशंस ये मेथड यूज़ करती है जहाँ वो कंपेयर करते हैं वैल्यू ऑफ इंफॉर्मेशन, बेनिफिट्स ऑब्टेन्ड, कॉस्ट ऑफ गेटिंग दैट इन्फॉर्मेशन। एग्जाम्पल, एक कंपनी को मार्केट रिसर्च करनी है, उसके लिए वो 2 लाख रुपए खर्च करती है। अगर इस रिसर्च से उन्हें 10 लाख का एडिशनल प्रॉफिट हो जाता है तो इन्फॉर्मेशन वैल्यूएबल है, और अगर नहीं होता तो बेकार है। हाईलाइट। सिंपल एंड डायरेक्ट मेथड, कॉस्ट, टाइम, मैन पावर, सॉफ्टवेयर, रिसर्च एटसेट्रा। बेनिफिट, बेटर डिसीजन, मोर प्रॉफिट, कस्टमर सेटिस्फेक्शन एटसेट्रा। दिल्ली टिप, पैसा लगा के कुछ बड़ा मिला या नहीं मिला, वही तो असली वैल्यू का स्केल है भाई। रिलेवेंस एंड टाइमलेसनेस, सही टाइम पे सही इन्फॉर्मेशन मिलना। इन्फॉर्मेशन तभी काम की होती है जब वो सही वक्त पे मिले और जिस डिसीज़न के लिए चाहिए उसी से रिलेटेड हो। एग्जाम्पल, अगर आपको कल की स्टॉक मार्केट की रिपोर्ट मिलती है आज, तो कोई काम की नहीं, लेकिन अगर आपको लाइव स्टॉक अपडेट मिले जब आप बाय सेल का डिसीजन ले रहे हो तो वो हाईली वैल्यूएबल है। हाईलाइट्स, इन्फॉर्मेशन शुड बी फ्रेश, अपडेटेड एंड डिसीजन स्पेसिफिक। अगर इन्फो पुरानी है या इररिलेवेंट है तो वैल्यू ऑलमोस्ट ज़ीरो हो जाता है। दिल्ली का टिप, लेट आई न्यूज़ का क्या काम, ट्रेन छूट गई फिर तो न्यूज़ सिर्फ गॉसिप बन जाती है। डिसीजन मेकिंग कंट्रीब्यूशन, फैसला लेने में कितनी मदद मिलती है। ये मेथड असेस करता है कि किसी इन्फॉर्मेशन की वजह से आप कितना बेटर डिसीजन ले पाए। अगर कोई डेटा आपको कन्फ्यूजन दूर करने में हेल्प करे या रिस्की सिचुएशन में क्लियर पाथ दिखाए तो वो हाई वैल्यू इन्फॉर्मेशन होती है। एग्जाम्पल, हॉस्पिटल मैनेजमेंट के पास पेशेंट इनफ्लो को एग्जैक्ट वीकली रिपोर्ट है तो वो उस बेसिस पे डॉक्टर्स का शिफ्ट प्लान कर सकते हैं, तो ये इन्फो उनके लिए गोल्ड है। हाईलाइट्स, वैल्यू डिपेंड्स ऑन इम्पैक्ट ऑफ डिसीजन क्वालिटी। अगर बिना इन्फो के भी वही डिसीजन होता तो इन्फो का वैल्यू कम, अगर इन्फो ने न्यू इंसाइट्स दिए तो हाई वैल्यू। जिस इन्फो ने फैसला सिंपल और सही बनाया, समझ जाओ बॉस, उसका वैल्यू टॉप क्लास है। एक्यूरेसी एंड रिलायबिलिटी, सही है या फेक न्यूज़। इन्फॉर्मेशन तभी वैल्यूएबल होती है जब वो एक्यूरेट और रिलायबल सोर्स से आए। अगर इन्फो गलत है या अनरिलायबल है तो डिसीजन भी गलत हो सकता है और उसका नुकसान भी हो सकता है। एग्जाम्पल, एक बिजनेस ने किसी अनरिलायबल ब्लॉग से प्रोडक्ट डिमांड की एस्टीमेट ले ली और उसी बेसिस पे 10,000 यूनिट प्रोड्यूस की, डिमांड सिर्फ 1,000 निकली, लॉस हो गया। हाईलाइट, ऑलवेज वेरीफाइड डेटा सोर्सेज, एक्यूरेसी डिसाइड वेदर इन्फो विल बेनिफिट और मिसलीड। ट्रस्टेड एंड वेरीफाइड इन्फॉर्मेशन का वैल्यू हाई होता है। फेक इन्फो से तो दिल्ली वाले भी दूर भागते हैं, असली इन्फो ही असली वैल्यू लाती है। बोनस मेंशन, अदर असेसमेंट मेथड्स, वन लाइनर स्टाइल। फ्रिक्वेंसी ऑफ यूज़, जो इन्फो बार बार काम आती है उसका वैल्यू ज़्यादा होता है। यूज़र सेटिस्फेक्शन, जिस इन्फो से यूज़र्स खुश और सेटिस्फाइड है उसकी वर्थ हाई रहती है। कंपैरेटिव एनालिसिस, डू इन्फो सोर्सेस को कंपेयर करके बेस्ट चूज़ करना। सिक्योरिटी एंड कॉन्फिडेंशियलिटी, सिक्योर और कॉन्फिडेंशियल इन्फो को वैल्यू ज़्यादा होती है, स्पेशली इन बैंकिंग और लीगल सेक्टर्स। कंक्लूजन, दिल्ली का फाइनल वर्डिक्ट क्या है बता दो।
इन्फॉर्मेशन वही वैल्यूबल होती है जो सिर्फ टाइम पे मिले, सही डिसीजन में काम आए, जिसका सोर्स सॉलिड हो और जो कॉस्ट के हिसाब से फ़ायदा दे। दिल्ली में लोग छोटी चीज़ों में बड़ा फ़ायदा देखते हैं, वैसे ही ऑर्गेनाइजेशन भी हर इन्फॉर्मेशन को वैल्यू स्केल पे तोलती है। जो डेटा बस भर गया वो सिस्टम में, लेकिन कोई यूज़ ही नहीं करे, उसका कोई मतलब नहीं। रियल वैल्यू वो होती है जो एक्शनेबल, एक्यूरेट पॉइंट प्रॉफिटेबल हो। सही बात है। सिस्टम डेवलपमेंट लाइफ साइकिल मेनली कंसिस्ट ऑफ 7 phases. नेम देम, एक्सप्लेन एनी 2 phases इन ब्रीफ। फिर आसान भाषा में समझेंगे। इंट्रोडक्शन, SDLC होता क्या? सोचो आपने एक नया मोबाइल ऐप बनाना चाहते हो, जैसे स्विगी, जोमेटो या स्कूल अटेंडेंस ऐप। क्या सीधा कोडिंग चालू कर दोगे? नहीं भाई, पहले प्लानिंग, डिज़ाइनिंग, टेस्टिंग, सब प्रॉपर स्टेप्स फॉलो करने पड़ते हैं। इसी का कंप्लीट प्रोसेस होता है सिस्टम डेवलपमेंट लाइफ साइकिल, SDLC, जिसमें एक सिस्टम को डिज़ाइन करने से लेके इम्प्लीमेंट और मेंटेन करने तक के स्टेप्स कवर होते हैं। दिल्ली के स्टाइल में बातें करते हैं। सिस्टम बनाना है तो कुछ सोच समझ के काम कर, स्टेप बाय स्टेप, वरना प्रोजेक्ट का बैंड बच जाएगा। 7 फेजेस क्या होते हैं? प्लानिंग, सिस्टम एनालिसिस, सिस्टम डिज़ाइन, डेवलपमेंट, टेस्टिंग, इम्प्लीमेंटेशन, मेंटेनेंस। दिल्ली ट्रिक का रिमेंबर, प्लीज़ सेंड सम डिलीशियस तंदूरी आइटम्स मंथली। प्लीज़ सेंड सम डिलीशियस तंदूरी आइटम्स मंथली। दिल्ली ट्रिक भाई साहब, ये भी याद हो जाएगा। 7 फेज, प्लीज़ सेंड सम डिलीशियस तंदूरी आइटम्स मंथली। प्लानिंग, सिस्टम एनालिसिस, सिस्टम डिज़ाइन, डेवलपमेंट, तंदूरी आइटम्स को टेस्टिंग, टेस्टिंग, इम्प्लीमेंटेशन, मंथली। प्लीज़ सेंड सम डिलीशियस तंदूरी आइटम मंथली। मैं अभी याद कर रहा हूँ, तुम भी याद करो। लेट्स नाउ एक्सप्लेन एनी 2 इंपॉर्टेंट फेसेस दिल्ली स्टाइल विद एग्जांपल्स। अच्छा जी, प्लानिंग फेज, सोच ले पहले क्या करना है। कोई भी काम बिना प्लानिंग के शुरू कर दिया तो दिल्ली का ट्रैफिक जैसा हाल हो जाता है, सब उल्टा पुल्टा। इसलिए SDLC का सबसे पहला और इम्पोर्टेंट फेस होता है प्लानिंग। इस फेस में क्या होता है? बिजनेस या क्लाइंट की रिक्वायरमेंट समझी जाती है, प्रोजेक्ट के गोल्स, बजट, टाइमलाइन और रिसोर्सेज डिसाइड किए जाते हैं। रिस्क फैक्टर भी असेस किया जाता है, क्या दिक्कत आ सकती है प्रोजेक्ट के दौरान। एग्जाम्पल, सोचो आप एक ऑनलाइन स्कूल पोर्टल बनाना चाहते हो जिसमें स्टूडेंट्स लॉगिन कर सके, अटेंडेंस देख सकें, मार्क्स चेक कर सकें। प्लानिंग फेस में ये सब चीज़ें लिखी जाएगी। कितना मॉड्यूल्स चाहिए, कितने मॉड्यूल्स चाहिए, लॉगिन, रिजल्ट, अटेंडेंस, कितने लोग यूज़ करेंगे, कितने मंथ्स लगेंगे, क्या सर्वर या होस्टिंग चाहिए। काम शुरू करने से पहले चाय लेके प्लानिंग टेबल पर बैठ जाओ, वरना बाद में सर पकड़ने पड़ते हैं। टेस्टिंग फेज कैसा होता है? लॉन्च से पहले जांच पड़ताल कर लो। सोचो आपने एक बनाया और बिना टेस्ट किए लॉन्च कर दिया, पहले यूज़र खोला और क्रैश हो गया। दिल्ली वाले तो रिव्यू सेक्शन में बैंड बजा देंगे। इसलिए टेस्टिंग SDLC का क्रूशियल फेस होता है। इस फेस में क्या होता है? सॉफ्टवेयर की सभी पार्ट्स को टेस्ट किया जाता है ताकि एरर्स, बग्स, ग्लिचेस मिल जाए। फंक्शनैलिटी चेक होती है, जो बनाया गया है वो सही काम कर रहा है या नहीं। अलग अलग टाइप्स की टेस्टिंग हो जाती है, यूनिट टेस्टिंग, इंटीग्रेशन टेस्टिंग, सिस्टम टेस्टिंग, यूज़र एक्सेप्टेंस टेस्टिंग, जिसे हम UAT बोलते हैं। अगर आपने एक ऑनलाइन रेलवे बुकिंग सिस्टम बनाया तो टेस्टिंग फेस में ये सब चेक किया जाएगा होगा। क्या होगा? लॉगिन सही काम कर रहा है, पेमेंट गेटवे क्रैश तो नहीं हो रहा है, टिकट बुकिंग के बाद कन्फर्मेशन आ रहा है या नहीं। दिल्ली के लोग गलती माफ़ कर देते हैं, लेकिन बगी ऐप नहीं। टेस्टिंग करो वरना अनइंस्टॉल का बटन मिल जाएगा। भाई बिना SDLC के सिस्टम बनाना मतलब बिना मैप के दिल्ली की ओल्ड स्ट्रीट्स में घुस जाना, ना रास्ता मिलेगा ना टाइम बचेगा। SDLC एक वेल स्ट्रक्चर्ड फ्रेमवर्क देता है जिससे प्रोजेक्ट टाइम पे कंप्लीट होते हैं, क्वालिटी मेंटेन होती है, कॉस्ट कंट्रोल होता है, क्लाइंट भी हैप्पी होता है और डेवलपर भी हैप्पी होता है। SDLC कोई फॉर्मल थ्योरी नहीं है, ये एक लाइफ सेविंग प्रोसेस है सॉफ्टवेयर डेवलपर्स के लिए। चाहे आप एक स्कूल के अटेंडेंस सिस्टम बना रहे हो या कोई ऑनलाइन शॉपिंग ऐप, हर फेज़ का अपना रोल होता है। प्लानिंग से लेकर मेंटेनेंस तक हर स्टेप का एक ही गोल है, एक ऐसा सिस्टम बनाना जो सही चले, सही लगे और लोग बार बार यूज़ करें। तो भाई याद रखना, SDLC बिना सॉफ्टवेयर बनाना दिल्ली का ट्रैफिक बिना सिग्नल के मैनेज करना जैसा इम्पॉसिबल है। अब हम पढ़ते क्वेश्चन 4। व्हाट आर डेटा मॉडल्स,
हाउ वुड यू क्लासीफाई द डेटा मॉडल्स, एक्सप्लेन देम ब्रीफली। पहले ये समझो डेटा मॉडल होता क्या है। सोचो आप एक बिग मॉल मैनेज कर रहे हो, उसमें कस्टमर्स हैं, उनका डेटा है, प्रोडक्ट्स है, बिलिंग है, स्टाफ है। अगर ये सब डेटा आप रैंडमली फाइल में लिख लोगे तो सिस्टम बनाने वाला बंदा कंफ्यूज हो जाएगा कि किस डेटा का क्या मतलब है। इसी कन्फ्यूजन को अवॉइड करने के लिए होता है डेटा मॉडल। डेटा मॉडल एक ब्लूप्रिंट होता है जो बताता है कि डेटा को कैसे ऑर्गेनाइज, स्टोर और एक्सेस किया जाएगा सिस्टम के अंदर। ये एक कंसेप्चुअल फ्रेमवर्क देता है जिसमें लिखा होता है कि कौन सा डेटा होगा, उस डेटा का रिलेशनशिप क्या होगा, उस डेटा को कैसे एक्सेस किया जाएगा। सिंपल समझे तो जैसे बिल्डिंग बनाने से पहले आर्किटेक्ट मैप बनाता है ना, ब्लूप्रिंट, वैसे ही सॉफ्टवेयर बनाने से पहले डेटा मॉडल बनाया जाता है ताकि हर टेबल, फील्ड और कनेक्शन क्लियर हो। डेटा मॉडल नहीं बनाया तो डेटाबेस के स्ट्रक्चर वैसे हो जाएंगे जैसे कि दिल्ली की गलियाँ, बिना प्लानिंग के, कंजेस्टेड और कंफ्यूजिंग, और तार तो बतेरी है। डेटा मॉडल्स के 3 कैटेगरीज क्या होते हैं? ऑब्जेक्ट बेस्ड डेटा मॉडल, रिकॉर्ड बेस्ड डेटा मॉडल, फिजिकल डेटा मॉडल। अब इन सबको डिटेल में समझते हैं दिल्ली के 7 एग्जाम्पल में। ऑब्जेक्ट बेस्ड डेटा मॉडल, कंसेप्ट समझो पहले। ऑब्जेक्ट बेस्ड डेटा मॉडल यानी कॉन्सेप्ट समझो पहले। ये मॉडल्स मोस्टली कंसेप्चुअल होते हैं, सिस्टम का हाई लेवल व्यू देते हैं। इसका यूज़ अर्ली स्टेजेस में होता है जहाँ क्लाइंट को समझाना होता है कि डेटा सिस्टम में कैसे दिखेगा। एंट्री रिलेशनशिप, ईआर मॉडल। ईआर मॉडल में हम एंटिटीज, ऑब्जेक्ट्स और उनके रिलेशनशिप को डिफाइन करते हैं। एग्जांपल दिल्ली स्टाइल। मान लो दिल्ली की एक कॉलेज डेटाबेस बना रहे हो। एंटिटीज हो सकती है स्टूडेंट, टीचर, कोर्स, और रिलेशनशिप स्टूडेंट एनरोल्स इन कोर्स, टीचर टीचर्स कोर्स। सबका डायग्राम के फॉर्म में दिखाया जाता है जिससे कहते हैं ईआर डायग्राम। जब तक चीज़ डायग्राम में ना दिख जाए दिल्ली के बंदे को समझ नहीं आता, इसलिए ईआर डायग्राम बेस्ट है। रिकॉर्ड बेस्ड डाटा मॉडल, प्रैक्टिकल यूज़ के लिए। ये मॉडल्स रियल सिस्टम के इम्प्लीमेंटेशन के लिए यूज़ होता है। इसमें डाटा को टेबल्स और रिकॉर्ड्स के फॉर्म में दिखाया जाता है। ये मॉडल्स डीबीएमएस, डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम के अंदर यूज़ होता है। इसके 3 मेजर टाइप होते हैं। हायरार्किकल मॉडल, इसमें एक ट्री स्ट्रक्चर में होता है, एक पेरेंट रिकॉर्ड के मल्टीपल चाइल्ड हो सकते हैं। टॉप टू बॉटम डाटा फ्लो होता है। गवर्नमेंट डिपार्टमेंट का स्ट्रक्चर, मिनिस्ट्री, डिपार्टमेंट, ऑफिसर। नेटवर्क मॉडल में क्या होता है? इसमें मैनी टू मैनी रिलेशनशिप होता है। एक रिकॉर्ड मल्टीपल पेरेंट्स के साथ एसोसिएट हो सकते हैं। प्रोजेक्ट एम्प्लॉयज़, एक प्रोजेक्ट पे मल्टीपल एम्प्लॉयज़ काम कर सकते हैं और एक एम्प्लॉय मल्टीपल प्रोजेक्ट्स पे। रिलेशनशिप मॉडल सबसे पॉपुलर, डेटा को रोज़ और कॉलम्स में स्टोर किया जाता है। हर टेबल में यूनिक की होती है। एसक्यूएल लैंग्वेजेस मॉडल के लिए यूज़ होता है। एक स्टूडेंट टेबल, 101 राहुल बीकॉम, 102 प्रिया बीएससी। रिलेशन मॉडल मतलब डेटाबेस का एक्सेल शीट वर्जन। दिल्ली वाले तो एक्सेल का फ़ैन है। फिजिकल डेटा मॉडल, बैकएंड की दुनिया। इस मॉडल में ये दिखाया जाता है कि डेटा फिजिकली सिस्टम में कैसे स्टोर होगा। मेमोरी, स्ट्रक्चर, इंडेक्सिंग, पार्टीशन एटसेट्रा। ये मोस्टली डेटाबेस इंजीनियर और एडमिनिस्ट्रेशन के काम आता है। डेटा मॉडल सिस्टम की फाउंडेशन है। बिना फाउंडेशन के बिल्डिंग गिर जाती है, वैसे ही बिना मॉडल के सिस्टम फेल हो जाता है। डेटा मॉडल बताना है कि ऑर्गेनाइज यूज़ होगा। 3 मेन टाइप, ऑब्जेक्ट बेस्ड, रिकॉर्ड बेस्ड, फिजिकल मॉडल। सिस्टम बनाने से पहले अगर एक क्लियर डेटा मॉडल बन गया तो टाइम बचेगा, एरर्स कम होंगे, सिस्टम इजी टू मैनेज होगा। प्लानिंग करो पहले, समझो डेटा का नेचर, फिर चालू करो डेवलपमेंट, तब जाके सिस्टम बनेगा एकदम टॉप क्लास। एक्सप्लेन द फॉलोइंग स्टेटमेंट, देयर इज़ अ टू वे रिलेशनशिप बिटवीन द ऑर्गेनाइजेशन एंड इन्फॉर्मेशन सिस्टम। पहले समझो ऑर्गेनाइजेशन होता क्या है। दिल्ली में हर जगह एक ऑर्गेनाइजेशन मिल जाता है, स्कूल हो, ऑफिस हो, ये दुकान हो। ऑर्गेनाइजेशन मतलब एक ऐसी जगह जहाँ लोग मिलके काम करते हैं अपने टारगेट्स अचीव करने के लिए। मान लो दिल्ली की एक फेमस चाय की दुकान है, वहाँ स्टाफ, मैनेजर, सप्लाई चेन सब मिलके काम करते हैं ताकि कस्टमर को गरम गरम चाय मिले। इन्फॉर्मेशन सिस्टम एक ऐसा सेटअप जिसमें कंप्यूटर, हार्डवेयर, सॉफ्टवेयर, डेटा और लोग मिलके काम करते हैं ताकि ऑर्गेनाइजेशन अपने काम को आसानी से मैनेज कर सके। वही चाय की दुकान अगर अपना बिलिंग सिस्टम कंप्यूटर पर चलाए, स्टॉक का रिकॉर्ड रखे, तो ये सब इन्फॉर्मेशन सिस्टम के अंडर आएगा। तो अब आती है असली बात, टू वे रिलेशनशिप बिटवीन ऑर्गेनाइजेशन एंड इन्फॉर्मेशन सिस्टम। यानी ऑर्गेनाइजेशन और इन्फॉर्मेशन सिस्टम दोनों एक दूसरे पर डिपेंड करते हैं, एक दूसरे को अफेक्ट करते हैं और एक दूसरे को बदलते हैं। पहला रास्ता, ऑर्गेनाइजेशन अफेक्ट इन्फॉर्मेशन सिस्टम। ये मतलब कि ऑर्गेनाइजेशन का स्ट्रक्चर, कल्चर और प्रोसेस डिसाइड करते हैं कि इन्फॉर्मेशन सिस्टम कैसा होगा। एग्जाम्पल, अगर आप दिल्ली की चांदनी चौक में एक छोटी सी दुकान चलाते हो तो वहाँ के सिस्टम सिंपल होंगे, शायद एक हैंड रिटन लेजर या छोटा सा बिलिंग मशीन। लेकिन अगर आप एक बड़ा मॉल चाहते हो
जैसे दिल्ली हाट या सिलेक्ट सिटी वॉक, तो वहाँ पे एडवांस इंफॉर्मेशन सिस्टम लगेंगे जिसमें इन्वेंट्री मैनेजमेंट, कस्टमर रिलेशनशिप, बिलिंग और सप्लाई कोऑर्डिनेशन सब कंप्यूटर से होता है। तो ऑर्गेनाइजेशन के लिए साइज, नेचर और उसके नीड्स के हिसाब से इंफॉर्मेशन सिस्टम डेवलप होता है। दूसरा रास्ता क्या है? इंफॉर्मेशन सिस्टम अफेक्ट ऑर्गेनाइजेशन। अब जब ऑर्गेनाइजेशन के अंदर इंफॉर्मेशन सिस्टम आता है तो वो ऑर्गेनाइजेशन के काम करने के तरीके, उसके स्ट्रक्चर और लोगों की रिस्पॉन्सिबिलिटी को बदल देता है। मान लो आपकी चाय की दुकान में पहले सब कुछ मैनुअल था, ऑर्डर लेना, बिलिंग, स्टॉक चेक करना, फिर आपने कंप्यूटर चाय सिस्टम लगा दिया, बिलिंग फ्रेश हो जाती है, कस्टमर खुश होता है, स्टॉक का डाटा ऑटोमेटिक अपडेट होता है, मैनेजर को पता लगता है कि कब चाय पत्ती ख़त्म होने वाली है। स्टाफ को नए स्किल्स सीखने पड़ते हैं जैसे कंप्यूटर चलाना, शायद कुछ मैनुअल काम कम हो जाता है तो कुछ नए रोल्स बनते हैं। इसके इन्फॉर्मेशन सिस्टम ऑर्गेनाइजेशन काम करने के स्टाइल को बदल देता है, उसका कल्चर भी चेंज होता है, डिसीजन लेने का तरीका भी बदलता है। तो समराइज दोनों तरफ से एक रिलेशन, ऑर्गेनाइजेशन, इन्फॉर्मेशन सिस्टम, ऑर्गेनाइजेशन। ऑर्गेनाइजेशन डिसाइड करता है कि सिस्टम का डिज़ाइन कैसा होगा, बिजनेस नीड्स और गोल्स सिस्टम को शेप कर देते हैं। ऑर्गेनाइजेशन के रूल्स और कल्चर सिस्टम को रूल्स अफेक्ट करते हैं। सिस्टम ऑर्गेनाइजेशन को प्रोसेस और लोगों को रोल बदल देता है। सिस्टम न्यू अपॉर्चुनिटीज़ और चैलेंजेस लाता है। ऑर्गेनाइजेशन में सिस्टम से एफिशिएंसी बढ़ती है, नए वर्कफ्लोज बनते हैं। सोचो एक गवर्नमेंट ऑफिस है दिल्ली सेक्रेटरीट में। पहले वहाँ फाइल्स मैनुअल रिकॉर्ड में रखी जाती थी, सब लोग अपने डेस्क पे बैठ के कागज संभालते थे। फिर जब ई गवर्नेंस और कंप्यूटराइज सिस्टम आए तो फाइल ट्रैकिंग सिस्टम ऑटोमेटेड हुआ, एम्प्लॉयज़ का काम जल्दी होते रहे, ट्रांसपेरेंसी बढ़ी, लेकिन साथ ही कुछ लोगों को नए कंप्यूटर स्किल सीखने पड़े, कुछ ट्रेडिशनल प्रोसेस खत्म हुए, नए वर्कफ्लो आए। इसका मतलब है ऑर्गेनाइजेशन, दिल्ली सेक्रेटरीट ने सिस्टम को अपनाया और सिस्टम ने ऑर्गेनाइजेशन को ट्रांसफॉर्म किया। जब तक कोई ऑर्गेनाइजेशन की ज़रूरत ना समझो सिस्टम सही नहीं चलेगा, और जब सिस्टम लगाओ तो ऑर्गेनाइजेशन को भी बदलना पड़ेगा। ये दोनों एकदम जैसे दिल्ली के फेमस जामा मस्जिद के दरवाजे, दोनों तरफ से खुलते हैं, बिना दोनों के सिस्टम परफेक्ट नहीं होता। ऑर्गेनाइजेशन और इंफॉर्मेशन सिस्टम के बीच एक दो वे ट्रैफिक है। ऑर्गेनाइजेशन अपनी नीड्स और कल्चर के हिसाब से सिस्टम डिज़ाइन करता है, सिस्टम आके ऑर्गेनाइजेशन के काम करने का तरीका और लोगों का रूल्स बदल देता है। दोनों एक दूसरे के बिना अधूरे हैं। अपने ऑफिस या बिजनेस में सिस्टम लगाना हो तो पहले अपनी ऑर्गेनाइजेशन नीड समझो, और जब सिस्टम लगाओ तो अपने लोगों को भी नए तरीके से काम करना सिखाओ, तभी सक्सेस मिलेगी, वरना सिस्टम तो सिर्फ एक महंगा टॉय बन के रह जाएगा। मेटा डेटा in data warehouse is similar to the data dictionary in the context of database. Explain in view of statement the various types of metadata. बिल्कुल आपके लिए रेडी है 700 वर्ड्स पे दिल्ली स्टाइल में एक्सप्लेनेशन। दिल्ली की गलियों में जब नया कोई होटल या दुकान खुलता है तो पहले वहाँ सिग्नेज, मेन्यू, एड्रेस, टाइमिंग सब पता होता है, ताकि आपका पता चले कौन सा खाना मिलेगा, कितना खर्चा आएगा और टाइमिंग क्या है। मेटा डेटा भी कुछ वैसा ही होता है, बट डेटा के लिए। सिंपल लैंग्वेज में मेटा डेटा मतलब डेटा अबाउट डेटा, यानी ऐसा इन्फॉर्मेशन जो बताता है कि असली डेटा का स्ट्रक्चर, मीनिंग और यूजेज क्या है। आपके पास एक बड़ा डेटा वेयर हाउस है, मतलब एक ऐसी जगह जहाँ कंपनी का सारा डाटा इकट्ठा होता है, सेल्स डेटा, कस्टमर डेटा, प्रोडक्ट्स और रिपोर्ट्स। अब इसको डाटा को समझना है, उसके करना है और मेंटेन करना है मुश्किल हो जाता है अगर हमारे पास मेटा डेटा ना हो तो। मेटा डेटा का बताता है कि डेटा वेयर हाउस में कौन सा डेटा स्टोर है, उस डेटा का फॉर्मेट क्या है, कौन सा डेटा को यूज़ कर सकता है, कौन सा डेटा का सोर्स क्या है, और आप कब अपडेट हुआ है डेटा। डेटाबेस में भी एक ऐसी चीज़ होती है जिसको कहते हैं डेटा डिक्शनरी, जो मेटा डेटा का काम करती है। ये डेटा डिक्शनरी एक तरह की कैटलॉग है, डिक्शनरी है, डायरेक्टरी होती है जो डेटाबेस के स्ट्रक्चर, टेबल्स, कॉलम्स, डाटा टाइप्स, कॉन्स्टेंट सबका डिटेल रखती है। तो स्टेटमेंट का मतलब सिंपल करते हैं। डेटा वेयर हाउस को मेटा डेटा बिल्कुल वैसे ही है जैसे डेटाबेस का डाटा डिक्शनरी। दोनों ही सिस्टम को समझने, मैनेज करने और सही यूज़ करना में मदद करते हैं। अब बात करते हैं टाइप्स ऑफ मेटा डेटा की दिल्ली स्टाइल में। डिस्क्रिप्टिव मेटा डेटा, ये मेटा डेटा बताता है कि डेटा का कंटेंट क्या है, उसकी प्रॉपर्टीज़ क्या है, मतलब डेटा के बारे में बेसिक इन्फो, जैसा डेटा का नाम, उसका साइज़, उसका डिस्क्रिप्शन। सोचो आप दिल्ली में आईने मार्केट में हो, जहाँ हर दुकान पे बोर्ड लगा है फ्रूट्स एंड वेजिटेबल, लेटर्स एक्सेट्रा। वहीं बोर्ड डिस्क्रिप्टिव मेटा डेटा जैसे होते हैं, जो बताता है कि दुकान में क्या मिलेगा। स्ट्रक्चरल मेटा डेटा, इसका काम है बताना कि डेटा कैसे ऑर्गेनाइज हुआ है, कौन से डेटा एलिमेंट्स एक साथ हुए हैं,
कैसे लिंक्ड है। डेटा का स्ट्रक्चर के बारे में डिटेल देते हैं। दिल्ली के सीपी में बिल्डिंग का प्लान सोचो, जिसमें पता है कि कौन सी दुकान किस फ्लोर पर है, पार्किंग कहाँ है, एग्जिट कहाँ से है। वैसे ही स्ट्रक्चरल मेटा डेटा बताता है कि डेटा वेयरहाउस का अंदर टेबल्स, फाइल्स और उसके कनेक्शन कैसे मिले हैं। एडमिनिस्ट्रेटिव मेटा डेटा, इस मेटा डेटा में डेटा के मैनेजमेंट से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन होती है, जैसे डेटा का क्रिएशन रेट, मॉडिफिकेशन रेट, ऑनरशिप और सिक्योरिटी पॉलिसीज़। जब आप दिल्ली मेट्रो का कार्ड लेते हो तो कार्ड के ऊपर प्रिंटिंग होती है कि कब इशू हुआ, वैलिड कब तक है, कार्ड किसका है। ये सब एडमिनिस्ट्रेटिव मेटा डेटा की तरह काम करता है। यह मेटा डेटा बताता है कि डेटा को कैसे प्रोसेस किया गया है, मतलब डेटा क्लीनिंग, ट्रांसफॉर्मेशन और लोडिंग के स्टेप्स। मान लो आप दिल्ली में एक बेकरी में गए, वो तो वहाँ दिखते हैं कि केक कैसे बना है, रॉ मटेरियल से लेके फाइनल पैकेजिंग तक का पूरा प्रोसेस। वैसे ही प्रोसेस मेटा डेटा बताता है कि डेटा वेयरहाउसिंग में डेटा कैसे आया, कौन से स्टेप्स फॉलो हुए। इस टाइप का मेटा डेटा बताता है कि डेटा को कौन यूज़ कर रहा है और कभी कितनी बार यूज़ कर रहा है। सोचा आप दिल्ली की एक फेमस पार्क में हो और वहाँ पे गेट कीपर लिख रहा है कि कितने लोग आए, कितनी देर रुके। यूजर मेटा डेटा सिस्टम के अंदर रिकॉर्ड रखता है कि डेटा कैसे यूज़ हो रहा है। डिस्क्रिप्टिव टाइप, डिस्क्रिप्टिव मेटा डेटा काम क्या है, डाटा को बेसिक इन्फो देना है। फॉर एग्जाम्पल दुकान का बोर्ड। स्ट्रक्चरल मेटा डेटा, डेटा का स्ट्रक्चर को बताता है, बिल्डिंग प्लान ऑफ कनॉट प्लेस। एडमिनिस्ट्रेटिव डेटा, डाटा का मैनेजमेंट डिटेल्स बता देता है, मेट्रो कार्ड इन्फो। प्रोसेस मेटा डेटा, डाटा प्रोसेसिंग स्टेप्स को ट्रैक करता है, बेकरी का केक मेकिंग प्रोसेस। यूज़र डेटा, डेटा का यूज़ रिकॉर्ड रखता है, पार्क में विजिटर्स का रिकॉर्ड। डेटा वेयर हाउस का मेटा डेटा और डेटाबेस का डेटा डिक्शनरी दोनों ही डाटा को समझाने के तरीका है। अगर मेटा डेटा ना हो तो डेटा का असली मतलब समझना मुश्किल हो जाता है और सिस्टम चलाना मुश्किल। अपने डाटा को मेटा डेटा के साथ मैनेज करो, तभी डेटा की दुनिया में आपके पास फुल कंट्रोल रहेगा, वरना डेटा ऐसे होगा जैसे दिल्ली की ट्रैफिक बिना सिग्नल्स के, फुल केओस।